स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हम आज पढ़ेंगे अपना मेनोपॉज के बारे में कि ये क्या है और कुछ और भी प्रॉब्लम्स जो हमारी रिलेटेड हैं गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे हमारा मेंशन है यूनिट नंबर 8 में जो डिजीजेस का सेक्शन है। तो उसमें देखते हैं कि क्या हमारे कंसेप्ट यूज होंगे जो हमने अभी पढ़े थे कल को। उससे रिलेटेड ही हमारे डिसऑर्डर्स जो हैं गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको आज हम पढ़ के क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मेनोपॉज को। तो ये मेनोपॉज क्या है इसको पहले समझेंगे और इसके सिम्टम्स को किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और सही से अपना कर सकते हैं अपने खुद को। तो एक बार हम रिकॉर्डिंग को सही कर लेते हैं अपना और इसको पढ़ते हैं। चलिए तो तो मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति जो है हमारी क्या है, हमने कल मिनार्की देखी थी। मिनार्की क्या होती है, जब हमारा ऑनसेट हुआ, हमारी शुरुआत हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और मेनोपॉज रजोनिवृत्ति क्या है, वह अवस्था है जब महिला में मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। अब ये सब समझेंगे कि ये किन कारणों से होता है, किन कारणों से ये होता है इसको देखेंगे। और इसके लिए हम क्या, जो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से कुछ परेशानियां होती है, तो उनको हम कैसे उसका निवारण कर सकते हैं योग के द्वारा, थोड़ा सा हम उसका भी समझेंगे। तो ये रजोनिवृत्ति मेनोपॉज वह अवस्था है जब महिला में मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो दो अवस्थाएं हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखी थी। एक तो मेनार्की है, मेनार्की जब है जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो रही है। मेनोपॉज क्या है कि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू हुई थी, जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स थे एक महिला के, अब वो खत्म हो गए। धीरे धीरे इसकी अवस्था जब आती है कि धीरे धीरे वो बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि ओवरीज में से जो हार्मोन का जो सिक्रीशन हो रहा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन का बनना धीरे धीरे कम हो जाते हैं और ओवरीज भी सक्रिय नहीं रहती। तो ये जब स्थिति धीरे धीरे आती है, बदलाव धीरे धीरे महिला के शरीर में आते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूर्णतः से बंद हो जाती है। अब इसके कौन सा ईयर होता है, 45 टू 50 ईयर्स इसकी अप्रोक्सीमेटली एज मानी गई है जबकि मेनोपॉज होता है। तो इसमें क्या लक्षण होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, ये पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कारणों में देखते हैं कि डिक्रीज इन ओवरियन फंक्शन, ये सब अंडाशय की कार्य क्षमता कम हो जाती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं। और जो फॉलिकल्स थे, जो हमारे फॉलिकल मैच्योर हो रहे थे ओवरी में से, जैसा कल हमने समझा था कि हर बार एक बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं ओवरी में, और वो उसमें से एक फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर होता है और वो ओवम बनता है। फिर उसका डिस्चार्ज होता है, वो ओव्यूलेशन होता है। फिर ओव्यूलेशन के द्वारा यदि फर्टिलाइज हो गया तो फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस में। और यदि उसका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो वो ओवम जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ शेड हो जाता है। तो यहाँ पे अंडाशय में फॉलिकल अब जो है वो उसमें निष्क्रियता आती जा रही है धीरे धीरे। तो वहां पे वो फॉलिकल अब वो उतने सक्रिय नहीं रहे, तो कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होएगा, वो ओवम भी नहीं बनेगा। जब वो ओवम नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन का भी कुछ कार्य नहीं होगा। तो ये अब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो थी महिला की वो धीरे धीरे अब बंद हो रही है, उसकी स्टेज को दर्शाता है। इसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएंगे और एफएसएच और एलएच जो है वो बढ़ जाते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो एक व्यक्ति को, जो एक महिला को परेशान भी कर सकते हैं। तो वो क्या सिम्टम्स हैं उसको हम देखते हैं कि क्या है हमारे। ये है हमारे, देखिए क्या हो सकता है हमारे में, हॉट फ्लैशेस, गर्मी के झटके से लगना, अचानक से एकदम बहुत ज्यादा पसीना आ जाना, बहुत रात में सो रहे हैं अच्छे खासे से और आपको एकदम से पसीना आने लगता है। तो ये सब मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं ये इस तरीके से पता चलते हैं। रात में पसीना इतना ज्यादा आ गया, गर्मी लग गई कि पूरी तरीके से हॉट, बहुत ज्यादा बेचैनी की सी अवस्था हो जाती है। और जब रजोनिवृत्ति होने वाली होती है तो उससे कुछ समय पहले से ही
या 1 या 2 साल पहले से भी हो सकता है कि इर्रेगुलर हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। या तो बहुत कम हो जाएगा उसमें, जो फ्लो है वो भी बहुत कम हो जाता है कभी कभी, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ ये सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि अब ये अवस्था धीरे धीरे आने वाली है। फिर योनि का सूखापन, थकान, नींद की समस्या हो जाती है, वजन का बढ़ना हो जाता है। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं। अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो कि ज़्यादा परेशान कर सकते हैं एक महिला को, तो वो क्या होता है कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं उसमें, क्योंकि हार्मोन्स का जो स्तर है वो उतार चढ़ाव पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो हार्मोन्स एक पूर्णता प्रदान कर रहे थे महिला को, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो वो उसकी वजह से मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और याददाश्त की कमी हो जाती है, और अवसाद, डिप्रेशन में चली जाना, ये सब स्थिति हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी में हो, मगर ये स्थिति किसी किसी में हो सकती हैं। पर इनको हम पूरी तरीके से योग के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे सिलेबस में पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम भी है। तो पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम वह पीरियड है, वह अवस्था है कि अभी मेनोपॉज पूरी तरह से हुआ नहीं है, मगर उसकी स्टार्टिंग जो हार्मोनल परिवर्तन है वो शुरू हो गए हैं। और मेनोपॉज अभी शुरुआत नहीं हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो रही है, मगर वो शुरुआती लक्षण अब शुरू हो चुके हैं, जो धीरे धीरे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अवस्था अब आने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो सिम्टम्स, मेनोपॉज वाले सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अनियमित मासिक स्राव हो जाता है, ज़्यादा या कम हो जाता है, गर्मी के झटके लगने, वही जो हॉट फ्लैशेस है वो हो गया, रात में अचानक से पसीना आ जाना, नींद की समस्या, नींद नहीं आने की समस्या हो जाती है, मूड में वही सब जो सिम्टम्स मेनोपॉज के हैं वो धीरे धीरे शुरुआत वहाँ से होने लगती है। अच्छा, अब मेनोपॉज के बाद और भी कुछ समस्या हो सकती हैं यदि उनका हम ठीक से मैनेज ना करें। तो क्या हो सकता है वो, कि कार्डियोवैस्कुलर देखा गया है स्टडीज में कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की समस्या, हड्डियां झुरझुरी हो जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, वो समस्या हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और वेट गेन, यूरिनरी इन्फेक्शंस, ये कुछ ऐसे हैं सिम्टम्स जो समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद। तो इसमें क्या है, डॉक्टर्स तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को सजेस्ट करते हैं, मगर यदि व्यक्ति योग, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, ये सब का नियमित रूप से अगर वो करता है पूरा, तो बहुत हद तक इन सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता, और महिला जो है इस जो स्टेज है इसको भी खुशी खुशी आराम से निकल जाती है उसमें से, और बल्कि ये एक ऐसा बदलाव की स्टेज आ जाती है जिसमें वो और ज़्यादा ग्रो कर लेती है। तो ये हमारा इसमें जो योग की भूमिका है वो बहुत अहम भूमिका हो जाती है। तो इसमें हमें, अगर हमारे आसपास कोई ऐसी महिला है जो इस स्टेज से गुजर रही हैं तो और परेशान है, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि योग, प्राणायाम, ध्यान को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से यदि वो शामिल करते हैं, तो वो अपने ये सब सिम्टम्स से वो बहुत नेचुरल तरीके से और बहुत ही फ्रीली होके आराम से निकल सकते हैं। तो ये हमने 2 डिजीजेस देख लिए। डिजीजेस नहीं कहा जाएगा, ये एक अवस्था ही कही जाएगी, जो कि एक नॉर्मल अवस्था है। जिस तरीके से मेनार्की है एक अवस्था, उसी तरीके से मेनोपॉज भी एक अवस्था है, जो कि नेचुरल, प्राकृतिक उम्र जब बढ़ रही है, तो प्रकृति के द्वारा क्या है कि वो अब इस तरफ से वो उसका हट रहा है महिला का वो, और आगे उसके ओवरीज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो रहा है, मगर वो उसका और सक्रियता और किसी चीज में यदि उनको वो करा जाए, प्रोत्साहन करा जाए, तो वो उसके उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से तो ये लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स हमने समझ लिया कि ओवेरी में जो फॉलिकल है वो एक निश्चित होते हैं। जब ओवरीज में जब जो जितना भी हमारे एग में निर्माण होना है, तो वो पहले से ही निश्चित होता है। एक जब लड़की का जन्म होता है तो उसकी ओवरीज का जो निर्माण है उसमें जो एग की संख्या है वो पूरी पूरी पहले से ही निश्चित है, जिसको नापा भी जा सकता है। एक एएमएच का टेस्ट होता है जिसके द्वारा ये नाप सकते हैं। तो उसमें भी पता चल जाता है कि कितना भाई अब रिप्रोडक्टिव साइकिल अभी कितनी बची, ये उसमें ज़्यादा नापा जाता है, जैसे इनफर्टिलिटी वगैरह के केसेस में। तो एंटी म्यूलेरियन हार्मोन होता है, उसके लेवल को देखा जाता है। तो फॉलिकल्स की सक्रियता कम हो गई, वो अब मैच्योर नहीं हो रहे। मैच्योर नहीं होंगे तो ओवम का निर्माण नहीं होगा, ओवम का निर्माण नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा।
और यदि ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और ओवम भी जो नहीं बना तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो शेड होना था वो भी अब नहीं होगा। ना लाइनिंग बनेगी क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो बनना था कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा वो भी नहीं निर्माण होगा, ईस्ट्रोजन के द्वारा जो सब कार्य होने थे वो भी अब नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे स्थिति मेनोपॉज की आ जाती है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अब इसमें हमने आगे इसमें देखते हैं कि इसका कारण और भी हो सकते हैं। यदि सर्जरी के द्वारा ओवरीज निकली गई हैं, कोई ऐसा कैंसर का ट्रीटमेंट या कुछ हुआ है, ऐसा उपचार किया गया है जिसकी वजह से यूट्रस निकाला जाता है, जैसे आजकल हिस्टेरेक्टोमी करी जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है ये ये मेनोपॉज की स्थिति आ सकती है कि यूट्रस होगा ही नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। अब इसमें प्री मैच्योर मेनोपॉज भी हो जाता है कि कुछ कारणों से पहले भी हो सकता है ये रजोनिबिलिटी। अब जिसका हार्मोन का मैं बात करी थी, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये क्या है, एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरी के छोटे फॉलिकल द्वारा बनता है। ये महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व अंडों की संख्या को दर्शाता है। तो ये जो है इसका टेस्ट कराया जाता है जब कोई महिला का फर्टिलिटी के लिए उसको देखना होता है कि अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है तो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें से AMH का भी टेस्ट होता है। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वाला जो है हमारा, इसमें देखिए AMH को मेजर किया जाता है महिला की प्रजनन क्षमता जानने के लिए, रजोवृद्धि के समय का अनुमान लगाने के लिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि अभी कितना मतलब फॉलिकल्स अभी कितने और डेवलप होंगे, कितने ओवम बन सकते हैं, उसका पूरा इससे अनुमान लगाया जाता है। PCOS जो है हमारी एक कंडीशन है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है उसका भी इससे निदान हो जाता है। उसमें क्या होता है PCOS में, जो ओवम मैच्योर तो हो रहे हैं फॉलिकल मगर कोई भी ओव्यूलेशन के लिए नहीं आगे जा रहा है, तो इसमें क्या होता है वो वहीं पे ही कई बार तो उसमें ही फट जाते हैं और वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट भी बन जाती है उसमें। तो ये एक सीरियस समस्या है मगर योग के द्वारा इसका भी समाधान संभव है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिसमेनोरिया, जो हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट हमारी जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है डिसमेनोरिया है। इसमें क्या होता है, ये वह स्थिति है जिसमें मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो ये दर्द होना, दर्द के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ये इस वजह से होता है क्योंकि उसमें डिसमेनोरिया की कंडीशन है। अब इसमें प्राथमिक भी हो सकता है, प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। तो प्राइमरी में क्या है कि कोई ऐसा पेल्विक डिजीज नहीं है, ये ज़्यादातर जो है शुरुआत जब मेनार्की हो रही होती है, शुरुआती जो साल होते हैं मेनार्की के बाद के, उसमें अधिकतर देखा जाता है। और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है जो गर्भाशय में तेज संकुचन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत क्रैम्प्स फीलिंग हो जाती है और दर्द का अनुभव हो सकता है। इसमें सेकेंडरी क्या होता है, एंडियो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होगा कि एंडोमेट्रियोसिस, मतलब कि जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग बनी हमने यूट्रस में कल समझी थी, तो वो ज़्यादा बन रही है, या वहाँ पे फाइब्रॉइड्स का होना, यूट्रस के अंदर गांठें बन गई हैं जिसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। या कोई ऐसा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, पेल्विक जो वहाँ पे ऑर्गन है वहाँ पे कोई स्वेलिंग किसी ऑर्गन में आ गई है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ये डिसमेनोरिया को भी हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी आर्टरीज जा रही हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, हमारे यूट्रस की तरफ, हमारे ओवरीज की तरफ, जो भी आर्टरीज जा रही है उनका ब्लड फ्लो अच्छे से कर देंगे यदि हम, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, वहाँ के सेल्स को पोषण मिल जाएगा और वो स्वस्थ रहेंगे। और इसके द्वारा हम अपने वहाँ के ऑर्गन्स को हेल्दी कर सकते हैं और इस कंडीशन से बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो योग प्राणायाम एक ऐसा समाधान है जिसको हम यूज़ करके, जिसको हम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल यदि करते हैं
तो हम अपने इन सिम्टम्स से बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो क्या है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देखें तो इसमें पेन रिलीवर दे दिया जाता है, तो पेन के रिलीवर्स क्या करते हैं, सिर्फ आपके दिमाग पे एक्ट करते हैं और पेन की सेंसेशन को बंद करते हैं, और ज़्यादा इनका यूज़ करने से और भी परेशानी हो जाती है। इसमें प्राकृतिक उपचार भी किया जाता है, प्राकृतिक उपचार भी बहुत इसमें लाभदायक रहता है। तो उसमें गर्म पट्टी का सेक, हॉट बॉटल को भी सिकाई के लिए रखा जाता है, तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है उसमें ये। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि प्राकृतिक तरीकों से इन समस्याओं का समाधान करा जाए। नेक्स्ट हम अपने गायनिकोलॉजिकल में देखते हैं कि योग के द्वारा प्रेगनेंसी का में किस तरीके से हम अपने प्रेगनेंसी को, किसी की प्रेग्नेंट अवस्था है तो उसमें योग का क्या उसमें भूमिका हो सकती है, किस उसके द्वारा किस तरीके से वहाँ पे अच्छे से करा जा सकता है उसका गर्भकाल। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है हमारा। तो ये गर्भावस्था के दौरान योग करने से माँ और बच्चा दोनों ही का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। क्यों, किस तरह से बेहतर रहता है, क्योंकि वो जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जहाँ पे गर्भस्थ शिशु का पल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी कर दी जाएगी योग प्राणायाम के द्वारा। जब रक्त संचार अच्छा होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे अच्छी जाएगी। और ये और मदद क्या करेगा कि जो महिला है, जो प्रजनन उसमें है, अभी गर्भावस्था में है, तो उसके माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो योग प्राणायाम ध्यान इन सब के द्वारा आप उनको रिलैक्सेशन जब मिल जाएगा, उनके पास ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी, ऑक्सीजन अच्छी जाएगी सेल्स में, तो वो हेल्दी होगा, बच्चा भी हेल्दी होगा, माँ भी हेल्दी रहेगी, और उनका गर्भकाल पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और यदि रिलैक्सेशन रहता है तो जितने भी हॉर्मोन्स है, जितना भी बॉडी का रिलीजिंग हॉर्मोन्स है, वो भी उनकी सिक्रीशंस भी अच्छे से होगा। तो इससे और क्या लाभ होगा हमारा। यदि हम ऐसे आसन होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के आसन होते हैं जो हमारे पेल्विक फ्लोर की, जो हमारी पेल्विक फ्लोर है जहाँ से शिशु का जन्म होना है, वो प्रजनन अंग जो है उनकी हेल्थ को, उनकी मांसपेशियों को मजबूती भी मिलती है, जिससे कि इजीली डिलीवरी भी होने में आसानी रहती है। कमर दर्द और थकान कम होती है। अब इसमें कौन कौन से हम आसन कर सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कि एक तो बदकोण आसन है, बटरफ्लाई पोज, उसको करा जा सकता है। मार्जरी आसन है, उसको करा जा सकता है। ये क्या करता है, जो बैक पेन हो रहा है, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है गर्भावस्था में बैक पेन की, उस से बिल्कुल आसानी से ये रिलीफ मिल जाता है मार्जरी आसन के द्वारा। बदकोण आसन अब पेल्विक मसल्स को खूब मजबूत कर देता है, जिससे कि डिलीवरी, जो प्रसव होना है, वो आसानी से हो जाता है फिर। और कौन से आसन, इसको देखते हैं। ताड़ासन करा जा सकता है। ताड़ासन क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है। तो ताड़ासन के जब करा जाता है तो माइंड बॉडी बैलेंस हो जाता है उससे। तो जितना हॉर्मोन्स का सिक्रीशन है शरीर में वो भी बहुत अच्छे से होता है। मन बिल्कुल शांत होने लगता है। मन शांत होगा तो माँ जो है उसका गर्भकाल भी आसानी से आराम से होगा उसका। अब प्राणायाम क्या कर सकते हैं, तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है इसमें। और जितनी डीप ब्रीदिंग करेगी माँ, तो उतना उसको जब कोई भी उसको घबराहट नहीं होगी। यदि डिलीवरी का टाइम भी आएगा तो भी उसे घबराहट नहीं होगी, क्योंकि वो प्राणायाम की प्रैक्टिस के द्वारा उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल स्मूथ रहेगी। भ्रामरी प्राणायाम जो है बिल्कुल शांति देता है मन को, और रिलैक्स रहती है माँ उससे। तो प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मन शांत रहता है, सेल्स में ऑक्सीजन जाती है अच्छे से, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है सभी अंगों में। तो ये हमारे गर्भावस्था में योग प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ज़रूर करने चाहिए। अब प्रसव के लिए क्या योग हो सकते हैं हमारे, तो उससे भी हमने देखा था कि कुछ ऐसी जो एक्सरसाइज है वो हमारी मांसपेशियों को मजबूत कर रही है, जिससे कि प्रसव आसानी से हो जाए, सांस पे नियंत्रण हो जाए जिस समय प्रसव हो रहा है। रिलैक्सेशन टेक्निक में देखें तो मेडिटेशन है,
योग निद्रा, शवासन। अब ये जब कराए जाते हैं, जब हम योग गर्भावस्था की युवती को, महिला को जब योग प्राणायाम इस तरह से कराएंगे, तो थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि वो गर्भकाल है और सबकी जो स्थिति है हर महिला की कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती। तो एक जो आसन अगर हम किसी के लिए कहें कि ये अच्छा है आसन, तो वो जरूरी नहीं है सबके लिए हो। तो हमें उनकी स्थिति के अनुसार वो आसन, वो प्राणायाम उनको पहले देख के उनकी स्थिति को समझ के ही सजेस्ट करना चाहिए। अब एंटीनेटल केयर में क्या आता है, हमारे गर्भ पूर्व की देखभाल। गर्भावस्था के दौरान प्रसव से पहले गर्भवती महिला की देखभाल और चिकित्सा की निगरानी को एंटीनेटल केयर कहा जाता है। तो इसमें क्या आता है हमारा, स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करना, भ्रूण की वृद्धि की निगरानी रखना, जटिलताओं का जल्दी पता लगाना और सुरक्षित प्रसव की तैयारी करना। मतलब पूरी हेल्थ का ध्यान रखना महिला की, जिससे कि घर में पल रहे बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहे और महिला की भी अच्छी रहे। तो इसके लिए क्या है, रेगुलर मेडिकल चेकअप होने चाहिए, उनके खान पान का उनकी दिनचर्या का पूरा अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। उनको पौष्टिक आहार देना चाहिए जो प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और विटामिन से युक्त होता है। समय समय पे उनके टीकाकरण जो दिए गए हैं मेडिकल, उसमें बताए गए हैं, वो होने चाहिए। अब इसमें भी हम देखते हैं तो प्री नेटल योगा आजकल बहुत चल रहा है। तो ये सब क्या करता है, ये शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और कुछ हार्मफुल जो हैबिट्स हैं, जैसे गलत स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब, और अत्यधिक फिजिकल वर्क से थोड़ा बचना चाहिए। शारीरिक श्रम जरूरी है, मगर वो बहुत ज़्यादा ना हो। अब इसमें हमने सिलेबस में पोस्ट नेटल केयर भी है, तो पोस्ट नेटल केयर बहुत आवश्यक है। तो ये क्या होता है, जब माँ ने जन्म दे दिया बच्चे को, तो उसके बाद भी उसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। जो नवजात शिशु है वो भी स्वस्थ रहे, और माँ जिसने अभी जो डिलीवरी की है उसको भी रिकवरी का पूरा टाइम मिल जाए। इसमें क्या है कि पूरा जब दे अच्छे से उसका खान पान रखा जाता है, और इसमें भी थोड़े से इस तरह के योग और प्राणायाम को करा जाता है, जिससे कि माँ जो है बिल्कुल भी टेंशन वाले उसमें ना आए, क्योंकि एकदम से नवजात शिशु की देखभाल है उसको करनी है, तो वो सबसे वो एकदम परेशान ना हो। तो उसके लिए भी योग प्राणायाम को नियमित करना चाहिए, मगर इसमें कुछ अलग तरीके से योग प्राणायाम है जो उचित निरीक्षण में करना चाहिए। अब इसमें हमारा पूरा ये कवर कर लिया हमने, गायनिकोलॉजिकल वाला सारा पार्ट हमारा हो गया। अब हम इसमें जो हमारे यूनिट 8 है उसके डिजीजेस में से हमने अब देखे हैं अपने जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस हैं। तो जब आप यूनिट 8 देखते हैं सिलेबस में, यदि आपके पास सिलेबस है इस समय, तो यूनिट 8 देखेंगे, उसमें देखेंगे मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स। हमने स्केलेटल सिस्टम किया था, मस्कुलर सिस्टम किया था। तो अब उससे रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स को कवर करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ पे योग थेरेपी हो सकती है, या उनको समझ लेंगे। पहले पहले उनको समझेंगे कि वो डिसऑर्डर्स क्या है, क्यों हो रहे हैं, और फिर हम योग थेरेपी और प्रिवेंशन खुद अपने आप से भी समझ के कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं हमारा पहला डिसऑर्डर क्या है। बैक पेन मेंशन है हमारे सिलेबस में, पीठ दर्द या बैक पेन। तो ये आमतौर पर देखी जाने वाली समस्या हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों में बैक पेन की समस्या होती है। अब उसका क्या कारण हो सकता है, यदि हम जनरल वे में समझें तो क्या कारण हमारे मन में आएगा कि भाई एक तो सबका आप ध्यान दें तो पोस्चर, जो बैठने और उठने का पोस्चर, सबसे बड़ा कार्य इसी चीज का है कि पोस्चर जो है अगर सही से मेंटेन नहीं हुआ। तो हमने जब अपने स्पाइन को पढ़ा था, अपनी वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ ही एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बेंडिंग अलाउड है। तो थोरेसिक रीजन है, बस वहाँ पे आप वो कर सकते हैं। बाकी आप कहीं पे भी ट्विस्टिंग और वो सब नहीं करनी है आपको, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीठ दर्द आजकल बहुत सामान्य अवस्था है, अक्सर पाया जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है गलत पोस्चर। मोड़ के यदि हम अपने पीठ को ऐसे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हुए झुक रहे हैं, मोबाइल चलाते वक्त झुक रहे हैं, तो गर्दन यदि झुक रही है या पीठ यदि झुकी हुई है, मुड़ी हुई है, तो ये समस्या आनी ही आनी है।
तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको अगर निदान करना है तो अपने पोस्चर पे व्यक्ति को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये कोशिश रखनी चाहिए कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है एक्सटेंडेड फॉर्म में रहे, बिल्कुल बहुत तना हुआ भी ना रहे, मगर इस तरह से झुका हुआ मुड़ा हुआ ना रहे। तो उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में रखना चाहिए। कहते हैं जितनी यदि हमारी स्पाइन जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और उसमें हेल्दी होगी उतनी हमारी सेहत अच्छी होगी। तो सबसे अच्छा इसका वो होता है कि ताड़ासन तो करें ही करें, वो अपना रूटीन बना लें। ताड़ासन से क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम पूरा अच्छे से खिंचा हुआ रहता है, थोड़ा सा उस समय उसको पूरा गति मिलती है खींचने की, तो वो हमारे इसमें बहुत लाभदायक होता है। अब यदि कोई भारी वजन उठा लिया, तो भारी वजन उठा लिया तो कई बार क्या होता है, उसको उठाने का तरीका जो है वो गलत होता है। यदि हम भारी वजन उठा रहे हैं और पूरा जो जोर डाल रहे हैं वो अपनी रीढ़ की हड्डी के द्वारा उस पे आ रहा है, तो हमें निश्चित रूप से वहां पे दर्द होगा। तो इसका ध्यान किस तरीके से रखा जा सकता है कि जब हम उस वजन को उठा रहे हैं तो भी हमें वो पीठ को मोड़ना नहीं है। ये अक्सर होता है कि हम कुछ भारी वजन नीचे से उठा रहे हैं जमीन पे से ऊपर को, तो हम पहले पीठ को ही मोड़ लेते हैं। तो ये हमें कभी भी किसी भी उसमें नहीं करना है। और व्यायाम की कमी, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर बैठे रहना, वो भी एक इसका कारण हो सकता है। मोटापा इसका कारण हो सकता है। तो बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं। रीढ़ की डिस्क की समस्या, आर्थराइटिस, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। बचाव में सबसे पहला यही है कि पोस्चर अच्छा रखें, योग करें। भारी वजन को जब उठाना है उसको पूरी अवेयरनेस के साथ उठाया जाए। भारी वजन उठाना गलत नहीं है, हम वेट लिफ्टिंग वालों को भी देखते हैं, वो तो बहुत भारी भारी वजन उठाते हैं मगर उनको पीठ दर्द नहीं होता, क्योंकि वो पूरे अवेयरनेस के साथ उसको कौन सी मसल्स यूज करनी है उसको उसके साथ उठाते हैं। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे तो हम इस समस्या से थोड़ा काफी हद तक बच सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, IVDP। इसको स्लिप डिस्क कहा जाता है। ये भी अक्सर सुनने में आता है, स्लिप डिस्क की समस्या। तो अब इसको समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमने जो वर्टिब्रल कॉलम देखा था तो उसमें क्या देखा था हमने, किस तरीके से हमारे डिवीजन है वहां पे, उसको समझते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखा था C1, फिर ये हमने पढ़ा था T1 से T12 है, और C1 से C7 है हमारा, फिर L1 टू L5 है। तो इसको हमें याद रखना है अपने वर्टिब्रल कॉलम की जो हमारी है बोन्स, उसके बारे में। फिर सेक्रम है हमारा और कॉसिक्स है। ये हमारी 5 हड्डियां फ्यूज्ड हुई हैं वन में, और यहाँ पे 4 हड्डियां फ्यूज्ड हुई हैं वन में। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, पहले तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या चीज होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स वह स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डियों के बीच की जो डिस्क है अपनी समान स्थिति से बाहर निकल जाती है और नसों पर दबाव डालती है। नसें कौन सी हैं, क्योंकि वहां से ही तो हमारी सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नसें जो है जुड़ी हुई हैं, पूरा हमारा वहीं से तो स्पाइन की वो पूरा जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वहां पे जो नसें हैं उन पे दबाव पड़ जाता है, उन हड्डियों के बीच में यदि डिस्क जो है प्रोलैप्स हो, वो कुछ हुई हो, उसमें आता है, गड़बड़ होती है, तो इस कारण दर्द भी हो सकता है, झंझनाहट और कमजोरी महसूस हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। इसे सामान्य भाषा में स्लिप डिस्क कहा जाता है। तो ये इसकी जानने के लिए थोड़ा सा इंटरवर्टिब्रल डिस्क को थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देख रहे हैं। अब डिस्क क्या है कि अब पूरी संरचना देखें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। डिस्क में बेसिकली दो पार्ट हैं, एक तो बाहर का हार्ड पार्ट है जो स्ट्रेंथ देता है, और एक अंदर एक न्यूक्लियस जेली टाइप का सा मटेरियल होता है, एक तेलीय टाइप का पदार्थ होता है जो उसको चिकनाई भी प्रदान करता है। तो अब इसका क्या होता है वहां पे, ये दो मुख्य भाग हो गए इसके। एनुलस फाइब्रोसिस जो बाहरी मजबूत परत है, और न्यूक्लियस पोलिपोसिस जो अंदर की है, हमारी अंदर जेल जैसा भाग है।
अब क्या करता है, ये झटकों को कम करता है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा न्यूक्लियस से जो जेल वाला भाग है, यदि वो ठीक से पोस्चर नहीं है तो वहां से वो जेल वाला भाग जो है निकल सकता है, और वो डिस्क जो है वहां से बल्ज होके वो बाहर आ जाता है वो जेल वाला भाग। तो यही हमारे उसको प्रॉब्लम करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट, जो लिफ्ट किया तो पूरा जोर हमने रीढ़ की हड्डी पे दे दिया, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भारी वजन उठाएं तो उसमें ध्यान रखें कि पूरा जो जोर आप लगा रहे हैं वो आपकी हड्डियों पे नहीं आ रहा, आपकी मसल्स ले रही हैं उसका वेट। और रॉन्ग पोस्चर। तो दो मुख्य कारण होते हैं इसके। बाकी और क्या हो गया, हमारा बढ़ती उम्र हो गई तो उसकी वजह से क्या है कि वहां पे हड्डियां थोड़ी सी कमजोर होने लगी, चोट लग गई, यदि गलत बैठने और खड़े होने की आदत, लंबे समय तक बैठे रहना, लंबे समय तक उसी स्टेज पे बैठे रहना, तो वो क्या करता है, आपकी डिस्क पे जोर डालता है। मोटापा, यदि ओबीस है वह व्यक्ति, उसका पेट निकला, एब्डोमिनल जो रीजन है काफी निकला हुआ है, तो वो जोर जो हाथ जाता है सारा रीढ़ की हड्डी पे जाता है फिर। तो उसकी वजह से भी वहाँ दर्द हो सकता है और ये डिस्क का प्रॉब्लम हो सकती है। व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम कुछ नहीं कर रहे हैं। अधिकतर समस्या कमर के लंबर हिस्से में ही होती है। जितनी भी प्रॉब्लम होती है डिस्क कोलैप्स की, तो लंबर स्पाइन में अधिकतर होती है, क्योंकि जब बैठा जाता है तो पूरी इस तरीके से बैठा जाता है, पूरा आराम वाली स्थिति में हम लोग बिना ध्यान दिए बैठ जाते हैं, और डिस्क वहाँ पे जो लंबर स्पाइन वाली जो डिस्क है हमारी, वो प्रोलैप्स हो जाती है, वहां से जो न्यूक्लियस से जो जेल है वो निकल जाता है, और इसमें दर्द की स्थिति आ जाती है। हड्डियां जो है अलग थोड़ा सा चुभने लगती है, अंदर को हो जाती हैं, जो कि नसों पर दबाव डालने लगती हैं, और जिसकी वजह से दर्द की स्थिति हो जाती है। तो ये हमारी इसका कारण ये हुए हमने देखे। अब सिम्टम्स क्या हुए कि सीवियर, इसमें बहुत तेजी से दर्द होता है कमर में, और जो दर्द पैरों तक चला जाता है। जो साइटिका एक नर्व होती है हमारी, साइटिका नर्व, तो जब लंबर में अगर ये प्रॉब्लम आई थी, साइटिका नर्व बहुत लंबी नर्व है, तो पीछे हमारे रीजन से शुरू होती है, तो ये जो मेन नर्व है, बहुत लंबी नर्व है, इस पे भी वो हड्डियां दबाव डाल देती हैं, और इसका दर्द बहुत तेज होता है, असहनीय हो जाता है व्यक्ति को। तो इसमें झंझनाहट या सुन्नपन हो सकता है। सुन्नपन क्यों हुआ, हम यही देख ही रहे हैं। हमने अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, तो हमें सब पता है कि स्पाइन से ही हमारे सारी नसें जुड़ी हुई हैं जो नर्वस सिस्टम की हैं। तो जब वो मैसेज नहीं जा रहा है, वहाँ पे वो दबाव आ रहा है, वहाँ पे कुछ ब्रेक हो रहा है मैसेज, इसकी वजह से सुन्नपन आ सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। चलने और झुकने में यदि समस्या बढ़ती जाती है, चलने और झुकने में कठिनाई होने लगती है। तो मोस्ट कॉमन साइट होती है L4, L5 और S1, जो सेक्रम वाली हमारी जगह है। दीज आर लोकेटेड इन द लोअर बैक, लंबर स्पाइन में अधिकतर ये समस्या आती है। जितनी भी ये समस्या डिस्क प्रोलैप्स की है, ये अधिकतर लंबर स्पाइन में आती है, और इसका मुख्य कारण यही होता है गलत ढंग से बैठना, और बहुत देर तक बैठे रहना, एक ही पोस्चर में, आरामदायक पोस्चर में बहुत देर तक बैठे रहना। तो वो बैठे रहना, और उस गलत पोस्चर में यदि आप बैठे रह रहे हैं, तो वो आपकी स्पाइन उस पर प्रेशर डालती है। डिस्क से बनी होती है आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, वो एक एक डिस्क से की तरह बनी हुई है, मनके हैं वो रीढ़ की हड्डी में। तो वो वहां पे जब दबाव पड़ता है बीच में से, तो वहां का जब जेल निकल गया तो, और हड्डी थोड़ी सी इधर उधर झुक गई, तो वो दबाव डालती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, रेस्ट है, फिजियोथेरेपी, योग थेरेपी। तो जब हम योग थेरेपी में इसको देखते हैं, तो योग चिकित्सा के द्वारा इसको बहुत हद तक सही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बस व्यक्ति को पेशेंस के साथ नियमित योग, प्राणायाम, ध्यान जरूर करवाएंगे। अगर ये ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है, या कोई हमें आसपास हमें दिख रहा है, तो उनको हम सजेस्ट करेंगे योग, प्राणायाम और ध्यान बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभदायक होते हैं। और क्या क्या आसन है, व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए हम उसको मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, अर्धशलभासन, सेतुबंध आसन, इनको करा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जितने आसन लिखे हुए हैं हम एक व्यक्ति को करा सकते हैं, ये पूरा जनरल रूल है, ऐसा नहीं है।